দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। त्रिपुरा बांग्लादेश आंतरिक व्यापार में त्रिपुरा से बांग्लादेश के उत्पाद में आयात में वृद्धि हुई है, उसी अनुपात में वस्तुओं की निर्यात कम हो चुकी है। त्रिपुरा ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के फरवरी तक बांग्लादेश से 625.14 करोड़ रुपए का सामान आयात किया है। राज्य सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र में ये आंकड़े के साथ घोषित किया। इस दौरान त्रिपुरा का बांग्लादेश को निर्यात आंकड़ा केवल 50.07 करोड़ रुपए का था। इसका अर्थ है कि त्रिपुरा बांग्लादेश आंतरिक व्यापार में त्रिपुरा बांग्लादेशी उत्पादों का आयात ज्यादा करती है और उस अनुपात में वस्तुओं का निर्यात कम करती है। त्रिपुरा के साथ 856 किलोमीटर लंबे भारत बांग्लादेश सीमा पर सिर्फ 9 लैंड पोर्ट में से 8 वर्तमान में चालू है और 8 लैंड पोर्ट्स के माध्यम से व्यापार और सीमा पार आवाजाही हो रही है। त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर 2 बॉर्डर मार्केट स्थापित किए गए हैं। यह है दक्षिण त्रिपुरा जिले में श्रीनगर और बांग्लादेश में ईस्ट मधुग्राम तथा सिपाहीजला जिले में कमला सागर और बांग्लादेश में कौशवा। कोविड के बाद भारत और बांग्लादेश के अधिकारियों के बीच आपसी परामर्श के माध्यम से बहुत जल्द कमला सागर कौशवा सीमांत हद को फिर से खोलने की चर्चा की जा रही है। श्रीनगर के पूर्व में मधुग्राम स्थित सीमांत हद कोविड-19 संबंधित प्रतिबंधों के कारण मार्च 2020 से बंद है। भारत और बांग्लादेश की आपसी सहमति से श्रीनगर ईस्ट मधुग्राम बॉर्डर हट को 9 मई 2023 को पुनः खोला गया, लेकिन शेख हसीना सरकार के पतन के बाद 4 नवंबर 2024 को इसे फिर से बंद कर दिया गया। वार्षिक व्यापार अखाउड़ा इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड लैंड पोर्ट वेस्ट बंगाल में पेट्रापोल और बांग्लादेश में बेनापोल लैंड पोर्ट के बाद भारत बांग्लादेश सीमा पर दूसरा सबसे बड़ा व्यापार केंद्र है। बांग्लादेश, त्रिपुरा और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों को विभिन्न प्रकार की मछलियां, सीमेंट, खाद्य पदार्थ, निर्माण सामग्री, स्टील शीट, पीवीसी पाइप्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, मेलामाइन और कॉटन वेस्ट का निर्यात करती है। दूसरी ओर त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर राज्य बांग्लादेश को टूटे पत्थर, मक्का, अगरबत्ती, ताजा अदरक, सूखी मिर्च, सब्जी के बीज, विभिन्न मसाले, लकड़ी और सबसे ज्यादा उत्पाद निर्यात करती है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ नाउ। शुक्रवार को जीबी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान बरजोला के पूर्व सीपीआईएम विधायक झुमू सरकार का निधन हो गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा, बरजोला असेंबली के पूर्व विधायक और शिक्षक झुमू सरकार के असामयिक निधन से मैं बेहद दुखी हूँ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने पर कहा, मैं ईश्वर से उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ और उनके इस कठिन समय में शोक स्तब्ध परिवार और रिश्तेदारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने सरकारी नौकरशाहों और अधिकारियों को सभी कार्यक्रमों को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को दिशा बैठक में यह निर्देश दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने दिशा बैठक में सभी केंद्रीय परियोजनाओं की गुणवत्ता बनाए रखते हुए उन्हें निर्धारित समय के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने शुक्रवार को राज्य सचिवालय में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पहली दिशा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एजेंसीज को इस संदर्भ में विशिष्ट लक्ष्य के साथ काम करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार पारदर्शिता के साथ शासन चलाने में विश्वास रखती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिशियल से कहा कि राज्य सरकार पारदर्शिता के साथ विभिन्न परियोजनाओं को लागू करके विकास की प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। सचिवालय में आयोजित बैठक में राज्य सरकार के सचिवों और अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने राज्य में कार्यान्वित केंद्र सहायता प्राप्त परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, प्रगति, भावी कार्य योजनाओं और नए पहलों पर विस्तार से चर्चा की। इस बैठक में संबंधित विभागों के मुख्य सचिवों एवं प्रशासकों ने राज्य में चल रही केंद्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के लिए आवंटन में बढ़ोतरी की है। इसके अलावा राज्य सरकार ने कुल 13 नई परियोजनाएं लागू करने का लक्ष्य भी रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ नाउ।
चैत्र मेला 1 अप्रैल से शुरू होगा और 15 अप्रैल तक चलेगा। इस अवसर पर अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शनिवार को अगरतला शकुंतला रोड से ओरियन चौमुहनी एरिया तक व्यापारियों के लिए जगह चिन्हित की है। अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अनुसार व्यवसाय के लिए निःशुल्क फॉर्म भरने वालों में से अगरतला शकुंतला रोड क्षेत्र में कुल 421 लोगों को, ओरियन चौमुहनी क्षेत्र में 100 लोगों को तथा चिल्ड्रंस पार्क क्षेत्र में कुल 150 व्यवसायियों को स्थान आवंटित किया गया है। एक्चुअली আমরা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের অথরিটির নির্দেশ অনুসারে আগামী 1 তারিখ থেকে তো চৈত্রবেলা সংগঠিত হইব। তো আমরা শকুন্তলা রোডের মধ্যে মার্কিং করে আছি, শিশু উদ্যান বিপণী উদ্যানের সামনেও মার্কিং করতেছি, যাতে ব্যবসায়ীরা যারা আছে তাদের কাছে যে টোকেন দিয়েছে টোকেন নাম্বার অনুযায়ী তারা যাতে বসে সুস্থভাবে ব্যবসা করতে পারে। এই কারণে 1 তারিখ থেকে আগামী মাসের 15 তারিখ পর্যন্ত চলবে। আমরা শকুন্তলা রোডের মধ্যে দেওয়া হয়েছে 121টা, সরি 421টা। এই রোডের মধ্যে আছে 100টা, আর কিন্নার পার্কের পুকুর পাড়ের মধ্যে আমরা 150টা দোকান। जिला एवं उप जिला स्तर के हॉस्पिटल से आने वाले रेफरल के कारण जीबी हॉस्पिटल पर दबाव बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर हेल्थ डिपार्टमेंट में 7000 से अधिक वैकेंसीज पर भर्ती न होने के कारण राज्य स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हो रही है। क्या पूरे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति में 10 साल पहले की तुलना में कोई बदलाव या सुधार हुआ है? यह सवाल सरकार से विपक्षी दोनों पक्षों द्वारा उठाया जा रहा है। हालांकि सरकार का दावा है कि स्वास्थ्य सेवा में काफी सुधार हुआ है, लेकिन हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। राज्य के विभिन्न जिला एवं उप जिला अस्पतालों में उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की समीक्षा से पता चलता है कि उप जिला अस्पतालों में केवल एक ही कार्य बहुत आसानी से और अच्छे ढंग से किया जाता है, वह है मरीजों को शीघ्र रेफर करना। जैसे ही कोई जटिल बीमारी से ग्रसित मरीज उप जिला अस्पतालों में पहुंचती है, उस मरीज को तुरंत जिला अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है। मरीज को जिला अस्पताल ले जाने के बाद उसे तुरंत राजधानी के मेन रेफरल हॉस्पिटल जीबी हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाता है। यह राज्य में आम लोगों का अनुभव है, जिन्हें बार बार रेफर कर दिया जाता है तथा बीच में उन्हें कोई चिकित्सा सेवा उपलब्ध करने का अवसर नहीं मिलता है। यह तस्वीर राज्य के लगभग सभी ग्रामीण और उप जिला हॉस्पिटल में देखी जा सकती है। इस स्थिति में राज्य के मेन रेफरल हॉस्पिटल की स्थिति के बारे में विभिन्न मीडिया आउटलेट्स में प्रकाशित जानकारी से पता चलता है कि मेन रेफरल हॉस्पिटल जीबी को ऑनलाइन और ऑफलाइन सिस्टम के कारण मरीजों के नाम दर्ज करने में लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक और सभी मरीजों के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो दूसरी ओर ऑफलाइन काउंटर की संख्या कम होने के कारण मरीजों को रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी लाइन में इंतजार करना पड़ता है। आम जनता की शिकायत है कि इस मेन रेफरल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और नर्स की आवश्यक संख्या की कमी के कारण उचित सेवाएं प्रदान नहीं की जा रही है। हॉस्पिटल वार्ड्स में हमेशा स्पेशलिस्ट डॉक्टर और नर्सेस न होने के कारण मरीज उचित सेवा से वंचित हो रहे हैं। इस प्रमुख रेफरल हॉस्पिटल में गंभीर रूप से बीमार मरीजों को समय पर और उचित चिकित्सा सेवाएं न मिलने के कारण उन्हें परेशान होना पड़ता है। हॉस्पिटल में पीने के पानी की कमी है तथा शौचालय में भी पानी नहीं है। आवश्यक संख्या में बिस्तर न होने के कारण स्ट्रोक और हार्ट अटैक से पीड़ित मरीजों को फ्लोर पर ही रखा जाता है। कभी कभी तो बैल्कनीज और सीढ़ियों में भी मरीजों को रखा जाता है। दूसरी ओर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के रिक्त पदों के आंकड़े हेल्थ सेक्टर की कमजोरी को साबित कर रहे हैं। सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई नवीनतम जानकारी के अनुसार राज्य में डॉक्टर्स और नर्सेस के रिक्त पदों की संख्या 1798 की है। इनमें से डॉक्टर्स के रिक्त पदों की संख्या 1366 और नर्सेस के रिक्त पदों की संख्या 432 की है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर एंड डिजीज प्रिवेंशन में रिक्तियों की कुल संख्या 7172 की है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर एंड डिजीज प्रिवेंशन में डॉक्टर एवं नर्सिंग ऑफिसर्स को छोड़कर रिक्तियों की संख्या 5374 की है। स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा दी गई नवीनतम जानकारी के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर्स के 332 रिक्त पदों को भरने के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया चल रही है। हालांकि अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि इस मामले में नियुक्ति कब की जाएगी। विभाग 1106 पैरामेडिकल वैकेंसीज को भरने पर विचार कर रही है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इन्हें कब भरा जाएगा। विभाग के कुछ अधिकारियों ने बताया कि हालांकि ग्रुप डी के 1158 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन
वित्त विभाग से मंजूरी नहीं मिलने के कारण यह अभी रुकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। बाकी की खबरें कुछ इस प्रकार है। राज्य सरकार में भाजपा के सहयोगी आईपीएफटी के मंत्री शुक्लाचरण नेवातिया ने स्वीकार किया कि आंदोलन कार्यक्रम में कमी आई है। सवाल यह उठता है कि क्या विचारधारा के अभाव में राज्य के क्षेत्रीय दल अस्तित्वहीन होते जा रहे हैं। राज्य सरकार में भाजपा के सहयोगी आईपीएफटी के मंत्री शुक्लाचरण नेवातिया ने शनिवार को टिप्पणी की कि 2021 के बाद से पार्टी के आंदोलन कार्यक्रम में कमी आई है। मंत्री शुक्लाचरण नेवातिया ने आईपीएफटी छात्र संघ के वार्षिक आम सम्मेलन में भाग लेते हुए यह टिप्पणी की। বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস 2021 পরে কিছু কম হয়েছে এবং আজকে আবার পুনরায় তাদের সংগঠন সফল হবে এবং সম্মেলনের মাধ্যমে। पिछले 56 ईयर्स से त्रिपुरा में जनजातीय आधारित पार्टियां राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसी वैचारिक धारा के अभाव में जनजातीय आधारित क्षेत्रीय पार्टियां समय के साथ कमजोर होती जा रही है। जून 1967 में त्रिपुरा उपजाति जुबो समिति या TUJS का गठन किया गया था। TUJS राज्य में जनजातियों का समर्थन करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी थी। TUJS के बाद राज्य में कई जनजातीय समूह गठित की गई। इनमें त्रिपुरा हिल्स पीपल पार्टी, त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स, इंडिजिनस नेशनल पार्टी, टिप्रालैंड स्टेट पार्टी, इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ त्रिपुरा शामिल थे। हालांकि कुछ वर्षों के भीतर ये पार्टियां या तो गायब हो गई या उन्हें अन्य पार्टियों में विलीन कर दिया गया। 2002 में TUJS और TNV का INPT में विलय हो गया। 2023 में नए जनजातीय आधारित समूह INPT का विलय त्रिपुरा इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस या TIPRA के साथ हो गया, जिसका नेतृत्व प्रद्युत विक्रम माणिक्य देबबर्मन कर रहे हैं। वर्ष 2009 से आईपीएफटी राज्य भर में त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के तहत जनजातियों के लिए अलग क्षेत्र के निर्माण की मांग कर रही है, लेकिन ना तो कांग्रेस और ना ही CPIM ने आईपीएफटी की इस मांग पर कोई भरोसा किया। 2015 से एडीसी चुनावों में आईपीएफटी ने 28 में से 27 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 1,15,252 वोट्स के साथ दूसरे स्थान पर रहने के बावजूद आईपीएफटी एक भी सीट नहीं जीत पाई। इस चुनाव के बाद आईपीएफटी में पुनः विभाजन हो गया। सेवानिवृत्त TCS अधिकारी CR देबबर्मा और रांगचांद कोठांग जैसे कुछ सदस्य टिप्रालैंड स्टेट पार्टी में शामिल हो गए। 2017 से भाजपा द्वारा प्रोत्साहित होकर आईपीएफटी विधानसभा चुनाव से पहले बहुत सक्रिय हो गई। जुलाई 2017 में आईपीएफटी ने अलग टिप्रालैंड की मांग को लेकर 2 सप्ताह तक राष्ट्रीय राजमार्ग, जो राज्य को जोड़ने वाली देश का एकमात्र सड़क मार्ग है, उसको अवरोधित कर दिया था। अंततः आईपीएफटी 2018 से NC देबबर्मा के नेतृत्व में भाजपा में शामिल हो गई और अब सत्ते में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। सदर जिला महिला कांग्रेस की ओर से शनिवार को राज्य में महिलाओं और बच्चों के साथ हो रहे दुष्कर्म, हत्या और अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही सरकार से 33% विमेन रिजर्वेशन बिल को तत्काल लागू करने की मांग भी की गई। राज्य महिला कांग्रेस
की अध्यक्ष शर्बानी घोष ने कहा कि 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पिछले लोकसभा इलेक्शन में ही पारित हो चुका है, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक इसे लागू करने के लिए कोई पहल नहीं की है। केंद्र सरकार का कहना है कि यह बिल जनजातीय गणना के माध्यम से 2029 में लागू किया जाएगा। हालांकि जातीय जनगणना 2021 में निर्धारित किया गया था, लेकिन सरकार ने 2025 तक इस पर कोई पहल नहीं की है। इसीलिए शर्बानी घोष ने केंद्र सरकार से 33% वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को तत्काल लागू करने की मांग की है। 33% महिला संरक्षणের বিল পাস হয়ে গেছে বিগত লোকসভা নির্বাচনের প্রাককালে, কিন্তু সেটার ইমপ্লিমেন্টেশনের কোনো ব্যবস্থাই ওরা করতে পারেনি। তো তার কারণ হিসাবে ওরা দেখিয়েছে 2029-এ নাকি ওরা ইমপ্লিমেন্টেশন করবে। কিসের ভিত্তিতে? জনগণনা এবং ডিলিমিটেশনের ভিত্তিতে এই বিল পাস কার্যকর করবে। কিন্তু দেখা গেছে যেটা 2021-এ জাতি জনগণনা হওয়ার কথা ছিল সেটা এখন 2025, এখন পর্যন্ত ওরা জাতি জনগণনা করানোর কোনো উদ্যোগই নেয়নি। সেই ক্ষেত্রে আমরা মহিলা কংগ্রেসের তরফ থেকে বারবার এটার দাবি জানাচ্ছি যে মহিলা সংরক্ষণ বিল অবিলম্বে যেন কার্যকর করা হয়। ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती से जुड़े विभिन्न आरोपों के मद्देनजर त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को बार बार पुलिस पूछताछ का सामना करना पड़ रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ त्रिपुरा में रिक्रूटमेंट प्रोसेस की जांच के लिए पुलिस बार बार यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग पर छापा मार रही है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों की भर्ती को लेकर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पर कई आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में पुलिस प्रशासन ने विशिष्ट आरोपों के आधार पर आंसर शीट रूम और रिक्रूटमेंट एग्जाम की आंसर शीट्स को भी सील कर लिया है। जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों ने आरोप की जांच के लिए विभिन्न विश्वविद्यालय अधिकारियों से भी पूछताछ की। पुलिस अधिकारियों ने त्रिपुरा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से भी इस बारे में चर्चा की। इतना ही नहीं, पुलिस ने डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार व अन्य से इस बारे में भी पूछताछ की है कि रजिस्ट्रार के बेटे को यूनिवर्सिटी में नियमित नौकरी दी गई है या नहीं। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी की वर्तमान भर्ती प्रक्रिया के संबंध में जांच चल रही है। पुलिस ने कहा कि यदि आवश्यकता हुई तो वह पुनः विश्वविद्यालय जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के दिशा निर्देश अनुसार त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को तत्काल पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की सलाह पर मंगलवार को एक बैठक की गई। इतना ही नहीं, इसी बीच ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों के लिए आंसर शीट सील क्यों की गई है और सभी स्तरों पर बेरोजगारों को इसकी कीमत क्यों चुकानी पड़ रही है, इस पर चर्चा की कार्यकारी परिषद की बैठक आयोजित की गई है। कार्यकारी परिषद की बैठक में इस जटिलता को हल करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने तथा मामले को कानून पर निपटाने की निर्णय ली गई है। त्रिपुरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया के संबंध में पहलुओं की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश, दिल्ली हाई कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी और फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की अध्यक्षता में जांच समिति गठन करने का निर्णय भी लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। वर्तमान में ग्राहकों का एक बड़ा हिस्सा बैंक से पैसे निकालने के लिए एटीएम पर निर्भर है, लेकिन इस बार एटीएम सेवाओं की लागत बढ़ने वाली है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी घोषणा की। आम लोगों को सामान्य वस्तुओं की ऊंची कीमत से जूझना पड़ रहा है। इसी बीच इस बार एटीएम उपयोग करने की लागत बढ़ने वाली है। आरबीआई ने कहा कि 1 मई से बैंक एटीएम्स का निर्धारित समय से अधिक उपयोग करने पर प्रति लेन देन 23 रुपए तक शुल्क लगेगा। इसमें जीएसटी भी जोड़ा जाएगा। परिणाम स्वरूप एटीएम से पैसे निकालने और बैलेंस चेक करने जैसी विभिन्न गतिविधियों की लागत मई से बढ़ने जा रही है। आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा हालात में एटीएम शुल्क बढ़ाने का फैसला कुछ हद तक आश्चर्यजनक है। देश में अधिकांश लोग अब यूपीआई जैसे प्रणालियों का उपयोग करके लेन देन करने में सहज है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से लोग, जिनमें से अधिकांश बुजुर्ग हैं, अभी भी इसका उपयोग नहीं कर सकते। इस निर्णय का उन पर अधिक दबाव पड़ेगा। वर्तमान में ग्राहक अपने बैंक के एटीएम का उपयोग महीने में 5 बार निःशुल्क कर सकते हैं। अन्य बैंकों के मामलों में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे कि विड्रॉल और डिपॉजिट, बैंक बैलेंस चेक करना या अन्य गतिविधियां शहरी क्षेत्रों में 3 बार और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 बार बिना किसी शुल्क के किया जा सकता है। दोनों ही मामलों में
यदि निर्दिष्ट संख्या से अधिक एटीएम का उपयोग किया जाता है तो प्रति लेन देन के लिए शुल्क सीमा 21 रुपए थी। इस बार शुल्क में वृद्धि होगा और बढ़े हुए शुल्क का यह निर्देश नकदी जमा करने को छोड़कर कैश मशीन पर किए गए सभी लेन देन पर लागू होगा। इसके अलावा आरबीआई ने कहा कि संबंधित इंस्टीट्यूशंस एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए इंटरचेंज फी निर्दिष्ट करने में भी सक्षम होगा। वर्तमान में यह शुल्क वित्तीय लेन देन के लिए 17 रुपए तथा अन्य लेन देन के लिए 6 रुपए है। विशेषज्ञों के अनुसार इसका असर खास तौर पर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के लोगों पर पड़ेगा। हालांकि कुछ आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि यह अवसर उन्हें माइक्रो एटीएम के माध्यम से अधिक व्यावसायिक कॉरेस्पॉन्डेंस और शुल्क मुक्त लेन देन करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी के न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।